आज मैं दूसरा वीडियो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का जीवों में जनन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कराने जा रहा हूं, जो 16 से लेकर के आपका 30 तक जो क्रैश कोर्स के मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ कराया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ऑप्शन ए में है सरसों, बी में है गुड़हल यानी अड़हुल का जो फूल होता है वो, सी में पपीता और डी में इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस। यानी कि पहला का जो आंसर है आपका एक लिंगी जो है आपका पपीता होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। मादा जो पपीता होता है उसमें फल लगता है और जो नर पपीता होता है उसमें सिर्फ फूल लग करके रह जाता है, फल नहीं पकड़ता है। इसीलिए हम उस पपीते को क्या कहते हैं? फूलभंगा पपीता। ठीक है, तो पपीता जो होता है एक लिंगी पौधा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक के निर्माण को कहते हैं। युग्मक यानी कह सकते हैं या तो उसे अंडाणु कहिए या शुक्राणु कहिए। तो उस अंडाणु या शुक्राणु जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देता है गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस और मियोसाइट। ये चार ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि युग्मक निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य, वो भी मनुष्य में किसको कह रहा है? पुरुष को कह रहा है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी पुरुषों में अगर देखा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? 44 प्लस XX ए में है, बी में 44 प्लस XY और सी में 46 प्लस XY और डी में 46 प्लस XX। देखिए भाई, महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, और पुरुषों में जो है X और Y गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए तो सही है आपका। 44 ये रहा, 45वां ये रहा और 46वां ये रहा, यानी 44 प्लस XY आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसमें ये सही है और इसमें ये सही है। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक कहने का मतलब है अंडाणु कहिए या शुक्राणु कहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ये कह रहा है हैप्लोइड। ऑप्शन नंबर ए में हैप्लोइड, बी में डिप्लोइड और सी में पॉलीपोलाइड और डी में एंटी यानी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगर वास्तव में देखा जाए तो युग्मक हमारा हैप्लोइड्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हैप्लोइड कहने का मतलब होता है अगुणित। क्या होता है? अगुणित होता है, यानी n के फॉर्म में होता है। अगर उसी को हम द्विगुणित कहते हैं यानी 2n के फॉर्म में तो आपका डिप्लॉइड हो जाता है। लेकिन आपको युग्मक पूछ रहा है, अगर यहीं पे गुणसूत्र पूछता तो आपका डिप्लॉइड्स हो जाता। ठीक है, तो आपका युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं, यही हमारा आंसर होगा। फिर 20 नंबर में इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमैस्कुलेशन ए में है बड़े पैमाने पर चयन में, दूसरा है शुद्ध रेखा में और तीसरा है संकरण में और डी नंबर ऑप्शन है कलोनल में। तो इसका सही जो आंसर है आपका संकरण में होता है। किस में होता है? इमैस्कुलेशन संकरण में। जब संकरण पौधे को के बीजों में कराया जाता है तब उसको ही इमैस्कुलेशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक, युग्मक या तो अंडाणु कहिए या शुक्राणु कहिए। ठीक है, जिसको युग्मक को इंग्लिश में गैमेट्स बोला जाता है।
तो मानव के युग्मक में या तो अंडाणु में या शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 21, बी में है 44, सी में 23 और डी में 46। यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को समझे बगैर ही 46 पर आंसर मार देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो युग्मक की जब भी बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा 23, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। अगर वही चीज कोशिका अगर रहता तो वहां पे गुणसूत्रों की संख्या रहती 46। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, सेव का गुद्देदार खाने योग्य भाग होता है। माने कहा जा सकता है सेव का वह कौन सा भाग है जो खाने योग्य होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ये है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, बी में न्यूसीलस और सी में अंडाशय और डी में भ्रूणपोष। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग सेव का जो खाने योग्य भाग होता है तो हम लोग थैलेमस को खाते हैं। किसको खाते हैं? थैलेमस को खाते हैं। सेव का जो खाने वाला योग्य भाग होता है थैलेमस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या होती है? कितनी होती है? यानी जो घरेलू मक्खी होती है उसके मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया है, बी में 12 दिया है, सी में 34 दिया है और डी में 21 दिया है। तो इसका सही जो आंसर होगा, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 12 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर आइए 24 नंबर में, ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है? ट्यूबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है लहसुन, बी में है ओल, सी में है आलू और डी में है आम। ट्यूबर मतलब वही बल्ब बोला जाता है जो आंख खुलता है आलू का, वही। तो इसमें आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी आलू में। ठीक है, यानी ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है? तो आलू में। इनमें से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी यानी कहने का मतलब है एक ही शरीर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाना, उसे उभयलिंगी कहा जाता है। तो आपका होगा ए में है फीता कृमि, बी में केंचुआ, सी में घरेलू मक्खी और डी में जोंक। यानी क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका जो सही आंसर है, घरेलू मक्खी क्या होती है? आपका उभयलिंगी नहीं होती है। यानी घरेलू मक्खी क्या होगा? उभयलिंगी जंतु नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है? सबसे पहला है ऑप्शन नंबर ए में प्रशांत सागरीय सामन मछली। एक प्रशांत महासागर में एक मछली पाई जाती है जिसको सामन मछली कहा जाता है। एवं बांस। ऑप्शन नंबर बी में है स्तनपाई, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी या स्तनपाई जंतु कहा जाता है। सी में है पक्षी एवं स्तनपाई। डी में है लीची। अगर वास्तव में देखा जाए तो लीची जो है हर साल बीज पकड़ता है, फल पकड़ता है और हर साल, और पक्षी भी बच्चे को जन्म देते हैं, और स्तनपाई यानी कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो भी साल भर में कई बार जन्म देते हैं अपने बच्चे को। तो वास्तव में इसका आंसर जो देखा जाए, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, ये जो है अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही प्रजनन करता है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? यानी जो पैरामीशियम होता है, यानी पैरामीशियम यानी पैर के आकार का होता है पैरामीशियम,
तो उसमें कह रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। ए में होगा सरल द्विविखंडन, बी में अनुप्रस्थ द्विविखंडन, सी में अनुदैर्ध्य द्विविखंडन और डी में ओबलिक द्विविखंडन। वास्तव में देखा जाए तो पैरामीशियम में जो है आपका द्विविखंडन जो होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि अगर कहा जाए बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु। लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसमें अरस्तु दिया है, लैमार्क दिया है, बोवेरी दिया है और ग्रेगर मंडल दिया है। वास्तव में देखा जाए तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन जो है लैमार्क ने दिया था। ऐसे दो वैज्ञानिकों ने दिया था जिसमें से एक लैमार्क थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। अब चलिए, पहला है ऑप्शन नंबर ए मूल छोर, बी में परागकण, सी में तना के छोर और डी में परागकोश। वास्तव में देखा जाए तो पौधे के परागकोश में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन यानी तीसवां और अंतिम क्वेश्चन जो है ड्रोसोफिला, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं यानी फल मक्खी। ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी जो फ्रूट फ्लाई है यानी फल मक्खी जो है उसके मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में है 2, बी में है 4, सी में 6 और डी में 8। तो वास्तव में देखा जाए ना, फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज भर के लिए इतना ही। फिर मैं अगले क्लास के लिए फिर से आप लोगों को इनवाइट करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर ये रहा 9523552016। मैं गोविंद सिंह, जो अभी 12 क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव्स कराया हूँ मैं, जहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ भी और यहाँ भी इंक्लूड है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स को मद्देनज़र रख करके इस चीज़ को किया जा रहा है। तो कृपया करके जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज भर के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।